हमारे मोहल्ले में एक गूंगा लड़का आता था जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थी और उसे शादी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि इस गूंगे लड़के में ऐसा क्या था जो मोहल्ले की सब औरतें इसकी दीवानी थी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी शादी उस गूंगे लड़के से हो गई। उस रात गूंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी, क्योंकि वह तो आज फिर मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि सोनल बेटा दरवाज़ा खोलो और हमारी बात सुनो। मैं माँ की बात कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े 3 बच्चों के बाप से करा रहे थे। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की हुई थी, फिर भी शादी की कितनी जल्दी थी। मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो अब जल्दी से बोझ को उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी माँ को रो रो कर बहुत समझाया था, पर मेरी माँ भाई के ही साइड ले रही थी। कहने लगी, लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले ही एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चे के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसकी दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरी माँ सिर्फ उसकी दौलत देखकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो पैसे से जरा सा भी लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के संदीप से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी संदीप के बारे में मालूम था, पर संदीप भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। भाई और मेरी माँ को मैंने संदीप के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ संदीप से ही करूंगी, पर भाई इस बात को मान नहीं रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चली तो अपने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश में मेरी चीख से हमारे मोहल्ले में काफ़ी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया। मैंने मेरी माँ के कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने माँ को कहा कि आप जितना चाहें मुझे मारे, पर मैं आप लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप से ही करूंगी। मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार गई और मुझे कहा कि आज ही संदीप को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। तुम जो मान रही हो और मेरी अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो हमें भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज तुमसे सारे नाते ख़त्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आइंदा कभी भी मेरा दरवाज़ा पलट कर मत देखना। मैं सोच ली, आखिर लड़कियों में भी अपनी पसंद की शादी करने का हक नहीं है। मैंने यही सोचकर संदीप को बुला लिया। मेरे घर वाले मान गए। कुछ वक्त के बाद खुद ही नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। बस एक बार संदीप से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर रिश्ता मुझसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्द ही जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने संदीप को फ़ोन किया तो संदीप ने कहा कि मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए, पर संदीप के घर वाले न माने। भाई ने भी अपने दोस्त से इनकार कर दिया था। मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही है, कहीं और लड़की देख लो।
अभी मुझे संदीप की चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं संदीप मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर संदीप ने मुझसे ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नज़रें ही नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था, जो मुझे अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिनों के बाद संदीप का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके संदीप के बारे में पूछा, जिन जिन को मेरे और संदीप के मोहब्बत के बारे में पता था, पर सभी लोग संदीप के बारे में नहीं जानते थे। संदीप ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करना, कुछ भी हो जाए, किसी भी इमरजेंसी में कभी भी मेरे घर के नंबर डायल मत करना। इस बार में मैंने बहुत ही मजबूर में हो गई थी जब मैंने संदीप के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैं संदीप के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई और उसने संदीप के बारे में पूछा तो मुझसे कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उनको बताया कि आंटी मैं सोनल बात कर रही हूँ, मुझे संदीप से बात करनी है। उसने बताया कि बेटा संदीप तो 3 दिन पहले ही मुंबई के लिए यहाँ से निकल गया था और आज उसके अमेरिका की फ़्लाइट थी, वो तो जा चुका होगा। मैं संदीप की माँ से कहा कि संदीप भला अमेरिका क्यों गया? उसने तो मुझे कोई भी खबर नहीं किया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया? क्या कोई ज़रूरी काम आ गया था? संदीप की माँ ने मुझे बताया कि संदीप नौकरी करने के लिए चला गया है। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया था। संदीप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊँगा और हम फौरन ही शादी कर लेंगे। वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए वह बात को टाल मटोल कर रहा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। संदीप ने मेरी मोहब्बत का मजाक बना लिया था। मैं अपनी माँ और भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी यह सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ पहले ही मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, उनको भी इनकार कर दिया था। मैं अब संदीप को धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रो रही थी, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और मेरा हमेशा के लिए घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं संदीप से हमेशा होटल कैफ़े वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को ये सब चीज़ों से नफ़रत थी, इसीलिए उन्होंने मेरे घर से जाना बंद कर दी थी। मैं अब मेरी माँ को बताने ही वाली थी कि पड़ोस की एक आंटी ने माँ से ये बताया कि मुझे भी पता चल गई है कि संदीप देश छोड़कर वहाँ से चला गया है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि संदीप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जाकर अपनी माँ से कहा, संदीप ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप लोग जहाँ पर भी चाहोगे मेरी शादी के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा कि तूने धोखेबाज के चक्कर में मेरी और मेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को ना मिलती। मैं मोहल्ले वालों के आगे कैसे अपना सर उठाकर जीऊंगी? अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर से आने वाला था। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा है। जिस तरह से अपनी और अपनी बदनामी करवाई है पूरे मोहल्ले में, अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई को ये बात पता चला कि संदीप देश छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह माना था इस शादी के लिए। अब मैं इसको क्या जवाब दूंगी? सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले से ही संदीप से नफरत करते थे और अब ये बात हो गई है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई का गुस्सा मुझे घर शाम को पता चलता। जैसे ही भाई घर आया तो मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। मेरी माँ जाकर जैसे ही भाई के सामने कहा कि सोनल के लिए और जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो, संदीप देश छोड़कर भाग गया है। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वह लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता करना चाहता था, अब आप लोग मानने मेरे नहीं रहते।
जहां आप लोग चाहो रिश्ता करो। भाई गुस्सा होकर इस वक्त घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ भी रोने बैठ गई। मेरी वजह से भाई बहुत कुछ दिन तक मेरे से बात नहीं करी। मैं जितना भी रो सकती थी रोई और दुआएं मांग रही थी कि भगवान मेरे लिए कोई न कोई रिश्ता भेज दे, मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊं, क्योंकि अब मैं अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी बल्कि बोझ समझकर अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझे गलती हुई है, मैंने संदीप को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था जिसकी सजा लोग मुझे इतनी बड़ी देर से दे रहे थे कि मुझसे अपना सारा रिश्ता ही ख़त्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत ही बदल चुका था। भाई और मेरी माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छा गई थी, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मोहल्लेदारी और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वह इशारों से खाना मांग रहा था और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी। मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इसी नेकी से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत ही नौजवान और खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआओं को सुन ले। उसने मुझे इशारों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैं उस लड़के से बात ही कर रही थी, तभी हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ मैं अपने दिल की बात हर शेयर कर लिया करती थी, वह सामने अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बातें करते देखकर उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनल, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं रानी, बस इस बेचारे गूंगे से दुआ करवा रही हूँ। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं। रानी को संदीप के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल को भी पता था। रानी मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वह हमारे घर ज़्यादातर आती रहती थी। मेरी माँ से तो उसकी कुछ ज़्यादा ही बनती थी, क्योंकि मेरी माँ को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती, ताकि किसी न किसी बहाने से वह भाई को देख सके। जब वह गूंगा लड़का वहाँ से चला गया तो रानी मुझसे कहने लगी, सोनल क्या सोच रही है? मैं रानी से कही कि यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रार्थना जल्दी सुन ली, और कहने लगी, ऊपर वाले क्यों नहीं सुनेगा? यह बेचारा गूंगा है और कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है सोनल, मोहल्ले की आधी लड़कियां इसको देखने के बहाने से भीख लेकर आती हैं। ये लड़का हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियों को इसको देखने आ जाती हैं। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि जब भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली गई और रानी भी भाई को देखते देखते अपने दरवाजे में घुस गई। भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चले गए और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे में खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं। भाई और माँ आपस में बातें कर रहे थे कि वह दोनों इतना ऐसे क्या बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं दरवाजे में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद दुआ करवाई है वह पूरी होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि भाई दोनों में रिश्ते के ही बारे में बात कर रहे हैं, वरना भाई इतना धीरे धीरे बात न करते। कुछ देर बाद मैं रानी के घर गई थी। जैसे ही मैं रानी के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था, जहाँ चार लड़कियां और भी खड़ी थी। यह देखकर मैं रानी के घर से जल्दी अपने घर चली गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गूंगा लड़का दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा। आखिर उसकी दुआ जो रंग लाई थी। मैं यही सोचकर गूंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी। जब वह आया तो मैंने उसको पूरे
1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहा कि तुम्हारी दुआ का ही असर है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वह 1000 का नोट देकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगता हुआ वहां से चला गया। मेरे साथ काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में न आया। एक दिन माँ के पास बैठी थी कि मेरी माँ ने मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हैं। अगर तुम वह रिश्ता न ठुकराती तो बहुत अच्छा होता। अभी मेरी माँ बात ही कर रही थी कि भाई मेरी माँ के पास आए और सामान लेकर आया, जिसमें से एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डब्बे थे। भाई, यह सामान आखिर क्यों ला रहे हैं? भाई ने माँ से कहा कि जल्दी से इसको सोनल को पहना दो और इसको तैयार कर दो, मैं लड़का देख लिया हूँ। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, मैं इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया है, चलो। माँ ने मुझसे कहा, बेटा ये लो, जल्दी से पहन लो। मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। कुछ पूछने का भी हक मैं खो चुकी थी। पहले भी एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, उसके कारण मैं भुगत चुकी थी। मैंने तो अब ये सोच लिया था कि जिसके साथ भी शादी भाई और मम्मी करवाएंगे, मैं चुपचाप कर लूँगी। भाई मेरी शादी एक सादे सीधे तरीके से करने वाले थे। ना बाजा न महरम, कुछ भी नहीं था। मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे, इसीलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता भाई ने लाए होंगे। थोड़ी देर में लोग हमारे घर आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा, फिर चाय और खाने को कुछ दिया। क्योंकि लोग कोई ज़्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग थे। जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरा होने वाला पति और बाकी के मेहमान बैठे हुए थे। हमें बस पंडित जी का इंतज़ार था। मैंने एक नज़र उठा करके भी होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि जैसे भी था अब मुझे मंजूर था। संदीप से धोखे खाने के बाद अपनी माँ और अपने भाई किसी से मना करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी हो रहा था, उस समय मुझे संदीप की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मैं संदीप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी संदीप के साथ ही ज़िंदगी बिताने के लिए सपने देखी थी। भले ही संदीप का प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर संदीप मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं ज़िंदगी की खुशकिस्मत लड़की खुद को समझती, लेकिन वो तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पंडित भी आ गए, जिन्होंने हमारी शादी करवाई। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ देर बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ उतना ही कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं माँ को कहा कि माँ, आपकी मुझ कोई गलती नहीं है, जो गलती है बस मेरी है। मैंने अपने ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वह मुझे सब कुछ बोल रहे थे। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गिला नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद ही कुछ देर बाद भाई ने मुझे मेरे पति को एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते के एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोंपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे झोंपड़ी में रहने वाले से शादी किया था। क्या वह लोग मुझे इतना से तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोंपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो गूंगा ही लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए।
वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी, मैंने उसको देखकर जैसे सवाल किया, क्या तुम मेरे पति हो? तो उसने इशारों से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिखकर बताया, जिस दिन तुम मुझे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोक लिया था, उस दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें तो कुछ न बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन ना आया। यह देखकर यही समझा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेष बदल कर तुमसे बात करने आया हूँ। उसने मुझे यही अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी न की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया कि उसे मेरी जान बचाने की खातिर मुझसे शादी कर ली है और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब जो कुछ भी मेरे लिए था वही था, क्योंकि अब यही तो मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोंपड़ी में देखकर मेरी माँ और मेरे भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में कोई कोई भी सहूलियत नहीं थी, बस छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोंपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उसने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी शादी गूंगे लड़के से के साथ करवा दिया था। मेरी माँ ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी ऐसे लड़के के साथ की है। मेरे साथ वापस चलो। मैं अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है वही मेरा घर है। झोंपड़ी ही सच्ची से और सही यही सुकून है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया था। भाई को तो मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था कि मैं अपने लोगों के साथ वापस क्यों चलूं। मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी बहुत खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा पति किसी काम के कारण बाहर चला गया था। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलों जान से मेहनत कर रहे थे और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, रसोई कमरे की तरफ गई कि कुछ भी खाने के लिए मिल जाए तो मैं भिखारी को जाकर दे दूं। रसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची हुई कुछ रोटी थी। मैंने उसे प्लेट में डालकर दरवाजे पर चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान ही निकली, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि संदीप था। संदीप को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। संदीप ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा था कि सोनल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं संदीप की कोई बात न सुनना चाहती थी कि मैं उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर के अंदर आ गई। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
अब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर बाद मेरा पति घर आ गया और उसने संदीप को दरवाजे पर देखकर उसे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर आके बैठे हो। संदीप ने सब मेरे पति को बता दी कि मैं सोनल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा पति अंदर घर में आ गया और मुझसे पूछने लगा कि यह लड़का कौन है। मेरे सब कुछ अपने पति को सच सच बता दिया कि ये वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर ये मुझे धोखा न देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में न गुजार पाती। मैंने कितनी तकलीफ़ सही है और कितनी ताने सहे हैं, इसके वजह से मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें संदीप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर संदीप इस तरह ना करता तो शायद हम कभी एक न हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी जगह है तो तुम संदीप को माफ़ कर देना। मैंने अपने पति के कहने पर संदीप को माफ़ कर दिया और संदीप वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लग गई।